तो कार्टून नेटवर्क, ये नाम सुनते ही मतलब कई लोगों के बचपन की यादें ताज़ा हो जाती होंगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन हाल में इसके बारे में कितनी खबरें आई। पहले लगा कि बंद हो रहा है। हाँ, 2022 में वो अफवाहें थीं। फिर सुनने में आया कि वार्नर ब्रदर्स एनिमेशन में मर्ज हो गया। और अब बात हो रही है कि एक बड़ा रिवाइवल प्लान है। वही तो, आखिर चल क्या रहा है? क्या हमारा वो पसंदीदा चैनल वापस आएगा? जिसी पर बात करते हैं। ये सिर्फ एक चैनल के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है, पता है? अच्छा। हाँ, ये असल में दिखाता है कि कैसे बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट डील्स, बदलती टेक्नोलॉजी और हम दर्शकों की आदतें, मतलब पूरे एंटरटेनमेंट सीन को कैसे बदल रही हैं। तो कहाँ से शुरू हुआ था ये सब? शुरुआत तो धमाकेदार थी। अरे हाँ, 1991 में टेड टर्नर ने वो हैना बार्बरा की पूरी लाइब्रेरी खरीद ली और फिर शुरू किया एक 24 घंटे का कार्टून चैनल। पहले तो वो पुराने क्लासिक्स चलते थे जैसे स्कूबी डू। हाँ, लेकिन फिर 90s के आखिर में जो ओरिजिनल शोज आए, डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, जॉनी ब्रावो। और पावर पफ गर्ल्स, क्या कमाल का शो था। वो तो शायद 2015 तक मतलब करीब $2.5 अरब का ब्रांड बन गया था। एग्जैक्टली, उनका फॉर्मूला हिट था। ओरिजिनल आइडियाज और ऐसे किरदार बनाना जिनकी पहचान पूरी दुनिया में हो, मतलब ग्लोबल आईपी तैयार करना। जैसे बेन 10। बिल्कुल। बेन 10 भी उसी का नतीजा था। उन्होंने फिर अडल्ट स्विम और कार्टून नेटो जैसे अलग चैनल भी शुरू किए, लेकिन फिर कॉर्पोरेट दुनिया में उथल-पुथल शुरू हो गई। हाँ, वो वाला दौर 1996 में वार्नर ब्रदर्स ने ले लिया। फिर वो टाइम वार्नर बना, फिर वार्नर मीडिया, मतलब मालिक बदलते रहे। और फिर आई 2018 की वो बड़ी डील, AT&T वाली, $85 अरब। हाँ, लेकिन सुना है उस डील से मामला सुधरा नहीं बल्कि और उलझ गया। सही पकड़ा। AT&T ने वार्नर मीडिया को खरीदा तो, पर साथ में भारी कर्ज भी आया। और शायद मतलब एक टेलीकॉम कंपनी के लिए मीडिया बिजनेस चलाना उतना आसान नहीं था। हम्म। तो क्रिएटिव साइड पे प्रेशर बढ़ा। और फिर क्या हुआ, 2022 में AT&T ने इसे डिस्कवरी इंक को बेच दिया। बन गया वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी। और इस सारे बदलाव का सीधा असर कार्टून नेटवर्क पे पड़ा। हाँ, नए CEO आए, डेविड ज़ैस्लाव। उन्होंने आते ही कॉस्ट कटिंग पर फोकस किया। कई शो बंद कर दिए, स्ट्रीमिंग से हटा दिए, लोगों को निकाला गया, माहौल काफी अनिश्चित सा हो गया था। और पैसों के मामले में भी देखो, कार्टून नेटवर्क और एडल्ट स्विम का जो एड रेवेन्यू था 2014 में करीब $660 मिलियन, हाँ। वो 2024 तक गिरकर सिर्फ $130 मिलियन रह गया। बाप रे, इतना बड़ा ड्रॉप। हाँ, और ये सिर्फ कॉर्पोरेट उठापटक की वजह से नहीं था। हमारी आदतें भी तो बदल रही हैं। बच्चे अब टीवी पर लंबे शो देखने के बजाय यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक, वही सब। बिल्कुल। भारत में ही एक सर्वे कहता है कि 75% पेरेंट्स मानते हैं कि उनके बच्चों के लिए यूट्यूब ही मेन सोर्स है एनिमेशन का। और नेटफ्लिक्स, डिज्नी जैसे बड़े प्लेयर्स ने ये ट्रेंड पकड़ लिया। हाँ, उन्होंने छोटे एपिसोड्स, तेज रफ्तार वाले कंटेंट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसे में कार्टून नेटवर्क, जिसकी पहचान थी वो लंबी कहानी वाले शोज, उनको मुश्किल होने लगी यंग ऑडियंस को रोक पाना। यहाँ तक कि मैक्स, जो उनकी नई स्ट्रीमिंग सर्विस है, वो भी यंग ऑडियंस को खो रही है। लेकिन एनिमेशन मार्केट तो अभी भी बढ़ रहा है ना? अरे हाँ, बिल्कुल। ग्लोबल मार्केट $400 अरब का है अभी, और 2030 तक $600 अरब पहुंचने का अनुमान है। वाह। और इसमें ग्रोथ आ रही है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, स्ट्रीमिंग, मोबाइल गेमिंग से। तो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी अब इसी को ध्यान में रखकर कार्टून नेटवर्क स्टूडियो को एक डिजिटल फर्स्ट एनिमेशन हाउस की तरह रीपोजिशन कर रहा है। अच्छा, तो वापसी की क्या प्लानिंग है? क्या कुछ नया है या पुराने हिट्स पर ही दांव लगा रहे हैं? मिक्स है। मतलब नोस्टैल्जिया, पुरानी यादों का बड़ा रोल है। अडल्ट स्विम पर रिक एंड मॉर्टी जैसे हिट्स के नए सीजन्स, पावर पफ गर्ल्स, गम्बॉल जैसे क्लासिक्स के रीबूट की भी बात है। कुछ नए शोज भी हैं जैसे इयानो, एक नई लूनी ट्यून्स फिल्म भी बन रही है। तो टारगेट ऑडियंस कौन है? बच्चे या वो लोग जो ये देखकर बड़े हुए हैं? ज्यादातर वो मिलेनियल्स जो कार्टून नेटवर्क देखते हुए बड़े हुए हैं और अब खुद पेरेंट्स बन चुके हैं। अच्छा, तो पेरेंट्स की नॉस्टैल्जिया के सहारे बच्चों तक पहुंचने की कोशिश। हाँ, कुछ वैसा ही। और साथ में वो पुराने शोज के राइट्स दूसरी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को लाइसेंस करके भी पैसा बना रहे हैं, जैसे हुलू, डिस्कवरी प्लस। ये भी स्मार्ट है। और एक और दिलचस्प बात हुई है, कंपनी ने अपनी बुक्स में $9.1 बिलियन का राइट डाउन किया है, ये मानते हुए कि ट्रेडिशनल टीवी नेटवर्क की वैल्यू कम हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब शायद कार्टून नेटवर्क पर अब उतना प्रेशर ना हो फॉरेन प्रॉफिट दिखाने का, उसे थोड़ी क्रिएटिव फ्रीडम मिल सकती है, वैसी ही फ्रीडम जिसने उसे शुरू में इतना सक्सेसफुल बनाया था।
और भारत में क्या चल रहा है? यहाँ तो एनिमेशन इंडस्ट्री वैसे ही बूम कर रही है। बिल्कुल। और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ये समझता है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोकल टैलेंट के साथ काम कर रहे हैं, देसी आईपी बना रहे हैं, और Amazon प्राइम वीडियो पर CN Rewind भी लॉन्च किया है। हाँ, वो मैंने देखा पुराने शोज के लिए। तो ये पूरी कहानी मतलब हमें यही दिखाती है कि कैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी का बदलना और हमारी आदतें, ये सब मिलकर तय करते हैं कि एंटरटेनमेंट की दुनिया किस तरफ जाएगी। सही कहा, आज के एल्गोरिथम्स तो तुरंत वाली पॉपुलैरिटी को रिवॉर्ड करते हैं। हाँ, पर बेन 10 या पोकेमॉन जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी वो 15 सेकंड की क्लिप से नहीं बनी, उनमें वक्त लगा, कहानी गढ़ी गई, दुनिया बनाई गई। तो ये थी कार्टून नेटवर्क की कहानी, इतने सारे बदलावों के बीच टिके रहने की कोशिश। चैलेंज तो साफ है, पुरानी यादों और विरासत को आज की देखने की आदतों के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। बिल्कुल, जैसा कार्टून नेटवर्क के ही माइकल ओवेलियन ने कहा था, कार्टून का इतिहास हमेशा से तकनीकी बदलावों से भरा रहा है। एनिमेशन की खूबी है कि वो नई आर्थिक सच्चाई या देखने की नई आदतों के हिसाब से ढल जाता है। उम्मीद तो यही है कि वो इस बार भी ऐसा कर पाएगा। और सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के इस तेज रफ्तार वाले डिजिटल युग में, जहां सब कुछ बहुत छोटा और जल्दी वाला है, क्या वो गहरी कहानी वाले, प्यारे किरदारों वाले कार्टून सच में फिर से फल फूल सकते हैं? या फिर कार्टून नेटवर्क को जिंदा रहने के लिए बस हमारी पुरानी यादों का ही सहारा लेना होगा?